में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी और हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के प्रदेश में इन दिनों नक्सलवाद के मुद्दे की लौ एक बार फिर से फड़फड़ाने लगी। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने मंच से कहा कि अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में वापस आती है तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। बस इसी बात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री कहे जाने वाले मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार का वापस आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो तो अभी की सरकार का सहयोग करें और जो राशि राज्य की केंद्र के पास है लंबित है उसे जल्द वापस लौटाएं। और वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मंत्री सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सरकार नक्सलियों की सरकार है। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह कहना है कि अमित शाह ने राज्य सरकार के कामों की आलोचना नहीं की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी केवल आरोप लगाने का काम कर रही है। और वहीं दोनों ही पार्टियों के नेताओं का यह कहना है कि पहले की पार्टी के कार्यकाल में ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बही है। तो ये आज अहम विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और सियासी गलियारों में इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। चर्चा करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने और किस तरह की आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, पहले वो सुनवाते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए, 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी में चला जाएगा। छत्तीसगढ़ ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा था और उसमें 2014 में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार आ गई थी। जो परिवर्तन या परिस्थिति में सुधार हमने कांग्रेस के वर्तमान शासन में देखा है वो आज के पहले छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हम लोगों ने नहीं देखा था। कि लोगों में एक ये सोच सामने आई है कि फर्जी मुठभेड़ नहीं हो रहे हैं। अनेकों माध्यमों से लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जरूर कमी आई थी। आज तो नक्सली खुलेआम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो हमारी सरकार है। उनकी इतनी हिमाकत है कि वो सरकार को हमारी सरकार कह रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है और जितने मुठभेड़ हो रहे हैं वो फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बना, विरासत में नक्सलवाद भी मिला, क्योंकि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद हावी था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में आप देख रहे हैं कि जब ये सड़क बनाने जाते हैं तो नक्सली उपकरण को जला देते हैं, अगवा कर लेते हैं, हत्या हो जाती है और सारा वहाँ का जो कार्य है बंद हो चुके हैं। तो ये सरकार जो बात कर रही है और उनके जो नेता जो बात कर रहे हैं, तो 15 साल में हमने उनको पीछे धकेलने का काम किया, सिमटाने का काम किया। इस सरकार में आने के बाद में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जन अदालत अभी भी लगाई जा रही है और लोगों की हत्याएं हो रही है। नक्सलवाद एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है, बहुत ही गंभीर विषय है और जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचते हैं, एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया एक कार्यक्रम में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बगैर समय गवाए। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। अनिल चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अखिल पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर सुशांत शुक्ला जी आपसे लेना चाहूँगा
नक्सलवाद बहुत गंभीर मुद्दा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और सवाल यह है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ तो पहुंचते हैं, जो बयान निकलकर सामने आता है उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस का यह कहना है कि इस बात का इंतज़ार क्यों कि बीजेपी की सरकार आए तभी नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए। क्या दोनों सरकारों के सहयोग से ये नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सोनी जी, अगर इस विषय की गंभीरता को समझना है तो 15 साल के पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्यों को समझना होगा। और तब जब 2018 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन या कांग्रेस की सरकार जो आई छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से परोक्ष रूप से जब देखेंगे तो जब राज्य का मुखिया अर्बन नक्सलियों की, जो वामपंथी विचारधारा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उनके संरक्षण की व्यवस्था बनाता हो, तब छत्तीसगढ़ नक्सलियों की गढ़ की व्यवस्था के तहत सुनिश्चित होता है। जब पूरे देश में वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित जिले कम होते हो तो छत्तीसगढ़ में एक जिला मुंगेली, उसमें बढ़ोतरी पाता हो। अर्बन नक्सलियों के संरक्षण के साथ साथ कांग्रेस की वैचारिक पृष्ठभूमि के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह और राज बब्बर, वो झारखंड में सरकार बनाने के नक्सलियों से मदद मांगते हो। राज बब्बर तो नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं। भीमा कोरे गांव के संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध जाकर स्टेशन स्वामी नाम के एक व्यक्ति को सरकार के मुखिया भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हो कि विश्वास, सुरक्षा और विकास की नीति पर नक्सली चले और सरकार नियत के साथ उनके साथ समर्थन करेगी। संवैधानिक ढांचे के संतुलन को खोते हुए पुलिसिया मनोबल को छीड़ करने का काम ये सरकार करती है। पुलिस थाने और पद नीलामी पर हो, पुलिस मनोबल खो चुकी हो। छत्तीसगढ़ जल रहा था तब छत्तीसगढ़ का मुखिया नीरो रूपी होकर बंसी बजाकर चुनावी पर्यटन में व्यस्त था। सिलेगर की घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण इस कार्यकाल में है। और हद तो तब हो जाती है कि जब पुलिस का कर्मचारी इस मनोबल खोने के कारण हथियार डालने को मजबूर है। तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में नक्सलियों के संरक्षण और उनके वैचारिक पृष्ठभूमि को संरक्षण के लिए आज जाना जाता है। अब मैं विषय पर आता हूं कि अमित शाह जी ने अगर कोई विषय उठाया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक मंच से बात कही कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में जब दक्षिण बस्तर, जो नक्सलियों का गढ़ देश में माना जाता है वामपंथी हिंसा का, उस गढ़ के विकास कार्यों को जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में किया गया और नक्सली पीछे हटे, उस बात का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि पुनः एक बार भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में लाइए और बस्तर जैसे अन्य सुदूर क्षेत्रों में विकास की गंगा फिर बहा के नक्सली मुक्त करिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से आह्वान रहा है कि वामपंथी हिंसा में से प्रभावित लोगों से कि बुलेट छोड़कर बैलेट की तरफ आइए, लोकतंत्र का हिस्सा बनिए और फिर अपनी विचारधारा को। अमित शाह जी ने कहा कि वामपंथी हमें विरासत में मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सर, सरकारी एजेंसियां आप लोगों के पास हैं और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से अगर ये कह रहे हैं तो खत्म कीजिए ना इसको। कौन है जो इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है? यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको मैं। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा इस देश में उग्रवाद, नक्सलवाद और ऐसे हस्तवाद को जिंदा रखने की रही है, जिसके कारण आज देश ये परिणति भुगत रहा है। सरकार आपकी है, आरोप कांग्रेस पर लगा रहा है। मैं विषय को क्लियर कर दूं सोनी जी, एजेंसी किसके अंडर में काम करती है? पूर्वोत्तर राज्यों की वामपंथी हिंसा और उग्रवाद की व्यवस्था छत्तीसगढ़ जैसे आंतरिक राज्यों में। शुक्ला जी, गृह मंत्री अमित शाह है, सरकार आपकी है, केंद्र में एजेंसी किसके अंडर में काम करती है? किसकी जिम्मेदारी है वामपंथी विचारधारा को खत्म करने की? संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस उस पक्ष को निभाने को तैयार नहीं। आज भी चलिए, हम तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने विपक्षी दलों के राज्यों में भी काम करने के सहयोगी बन। ठीक है, मैं अनिल जी से जवाब ले लेता हूँ। अनिल जी, कौन है वामपंथी विचारधारा का हितैषी? कौन आगे बढ़ा रहा है इस विचारधारा को और कौन है नक्सलियों का पनाहगार? गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस में। देखिए राजेश जी, विगत 15 वर्षों में जो 2018 से पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, सारा हिंदुस्तान जानता है और छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि 2003 में नक्सलवाद की क्या स्थिति थी और 2018 तक रमन सिंह नक्सलवाद को कहां पर लाकर छोड़े। इनके कलेक्टर तक का अपहरण हुआ। झीरम घाटी में कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति को भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र और नक्सलवाद की भेंट चढ़ा दिया गया।
आप तो एनआईए को इन लोगों ने सहयोग करने को तैयार नक्सलवाद के नहीं है। नाम पर उंगली तक नहीं केंद्र की उठाई। किसी और ये एजेंसी आज को बात जीवन कर रहे बांटने हैं के सुशांत जी आ रहा हूँ सर आपके पास, अपनी बारी पे बोलिएगा सर। अभी इतनी देर आप बोल रहे थे आपके सर, सुन कांग्रेस तो के लीजिए अग्रणी मंत्री सुशांत जी, नेता मेरा गए हैं। निवेदन सुन अब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सुशांत कार्यकर्ताओं शुक्ला ने जी, आपको श्रद्धांजलि शुक्ला अर्पित जी, करता हूं कि शुक्ला किसी भी जी, क्षेत्र का राजनीतिक व्यक्ति शुक्ला जी, किसी भी उग्रवाद नक्सलवाद का शिकार था। शुक्ला जी सुन लीजिए सर। जांच कराइए, क्यों नहीं कराते? क्यों सारे 3 वर्षों से आपका मुख्यमंत्री चुप बैठा हुआ है? आज बोलिए इस चैनल पर। शुक्ला जी ठीक है ना, आपके सवालों का जवाब लेने दीजिए सर। अब एक आप ही बोलते रहेंगे तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? आपको सुना ना पूरी तरह से, भरपूर समय मिला। आपके बीच में अनिल चौहान जी नहीं बोले ना सर, रुक जाइए आप। चलिए अनिल चौहान जी। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा था राजेश जी कि इन 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ। बस्तर की जो माटी है वो आदिवासियों के खून से लाल हो गई। इन लोगों ने कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति को समाप्त कर दिया। नक्सलवाद, प्रायोजित नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा। आज आप देखेंगे 2018 से 22 तक की स्थिति में जिस दंतेवाड़ा जिले में पार्टियों के ऑफिशियल आंकड़े निकाल लीजिए, 15 वर्षों में इन्होंने 3 से 6 ट्रैक्टर बेचे दंतेवाड़ा के किसानों के बीच। उस भू नक्सल क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों ने 500 से ऊपर ट्रैक्टर खरीदे। तो देखिए वहां अब आदिवासी संपन्न हुआ है। जहां ये 5 से 10 वनोपज की खरीदी करते थे समर्थन मूल्य में, आज वहां 62 वनोपजों की खरीदी हो रही है आदिवासी अंचलों में। तो आज किसानों को साधन संपन्न, बकरियों को साधन संपन्न, आदिवासियों को वहां बहुत सारे उद्योग धंधों से जोड़ा जा रहा है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। देखिए राजेश जी, नक्सलवाद जो है उसके उन्मूलन के लिए सिर्फ शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वैचारिक क्रांति लाने की जरूरत है, सामाजिक सरोकार की आवश्यकता है। बड़े बड़े भाषणों से काम नहीं होगा। अमित शाह जी 2014 से 18 तक यहाँ रमन सिंह जी की सरकार थी, वहां अमित शाह जी की सरकार थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। या तो अमित शाह जी कहना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह फेल गृह मंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी उस समय फेल थे। अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने तब से सरकार अच्छा चलने लग गई, उसके पहले सरकार फेल थी, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये कहना चाहते होंगे तो इनका आपसी अंतर्द्वंद है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा तब चुटकी की बात नहीं है। 4 वर्षों में चरम पर नक्सलवाद था 2014 से 18 तक। इवन हमारी अग्रिम पंक्ति है 2013 में उसको खुलेआम गोलियों से भून दिया गया। कितने जवान शहीद हो गए, कितने आदिवासियों को मार दिया गया, कितना वहां बस्तर के नाम पर अवैध कमाई की, बस्तर के नाम पर फंड जारी हुए और इन लोगों ने उसको लूट खसोट किया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बेसिक में टूट डालो और राज करो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की तरह राज करती है। इन्होंने धर्म के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर बांटा। ये इनकी सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं राजेश जी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी गुप्तचर एजेंसियां हो, इनको तो सिर्फ इन्होंने प्रतिद्वंदी इनके विरोधी राजनीतिक दल है उनके पीछे लगा रखा है। इनको कहां पता चलेगा कहां नक्सलवाद है, कहां आतंकवाद है। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सत्ता पर कैसे काबिज रहा जाए। इनको देश की अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। इनको देश की कानून व्यवस्था से मतलब नहीं कि यहाँ क्या स्थिति है, कहाँ नक्सलवाद है, कहाँ आतंकवाद है। ये सिर्फ लूट खसोट को जानते हैं और सत्ता सिर्फ सत्ता कैसे मिले इनको जेल भेजना है, किन राजनीतिक दलों पे राष्ट्रद्रोह का राजनीतिक नेताओं पे मुकदमा दर्ज करना है, किन युवाओं पे दर्ज करना है। दमनकारी नीति अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है कि सिर्फ शासन बने रहना। इनका एकमात्र उद्देश्य है राजेश जी। इनके पास ना कोई तर्क है ना कोई आंकड़े हैं जिससे इस बात को साबित कर सकें कि 2018 और 3 के बीच जो नक्सलवाद था उसका क्या कारण था। और आज 18 से 2022 के बीच बस्तर मुख्यधारा में कैसे जुड़ गया, कैसे वहां का आदिवासी मुख्यधारा में आ गया, कैसे वहां का किसान मुख्यधारा में आ गया। आज बस्तर पर्यटकों को क्यों आकर्षित कर रहा है? आप ये कहते हैं कि 2018 के बाद 2022 तक के यदि आंकड़े देखे जाए तो आपकी सरकार की तरफ से कोशिश की गई है नक्सलवाद पर लगाम लगाने की। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अखिल पांडे जी हैं। अखिल पांडे जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही समय शेष बचा है 2023 में। ऐसे में एक बार फिर ये नक्सलवाद का मुद्दा जिस पर यह सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, गृह मंत्री अमित शाह खुद आते हैं, एनआईए कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और आपको बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इस समय सियासत चल रही है। बिल्कुल राजेश जी, देखिए 15 महीने बाकी है चुनाव के लिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए। और जिस तरीके से बीजेपी संगठन में जो बदलाव हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी की वो किस तरीके से गंभीर है छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर। और अमित शाह जी का जो रायपुर दौरा था उसमें
उन्होंने एनआईए दफ्तर में उन्होंने अपने भाषण में नक्सल समस्या को लेकर बयान दिया। इसके अलावा बीजेपी के जो दफ्तर है उसमें भी जो प्रबुद्ध लोग थे वहां उन्होंने बयान दिया। दोनों बयान में कुछ फर्क है, लेकिन जो बीजेपी दफ्तर में जो बयान दिया गया था वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। देखिए, अमित शाह जी का जो बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि उनको अचानक उनको गृह मंत्री बना दिया गया। जैसा कि स्मृति ईरानी को आप देखेंगे कि 2014 में जिस तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उनको प्रभार दिया गया था, इसको लेकर कई लोग हैरानी भी जताए थे। लेकिन अगर अमित शाह जी की बात करें तो वो एक प्रथम पंक्ति के जो चुनाव होते हैं, स्तर होते हैं, चुनावी स्तर से शुरू उनकी राजनीति हुई है और गृह मंत्री थे गुजरात में भी, जिसके बाद उनको राज्य से बदर भी किया गया था, बुरी स्थिति का सामना भी करना पड़ा था। फिर उनको उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया था और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद फिर गृह मंत्री हिंदुस्तान का बनाया जाना और उसके बाद अगर सीधा सीधा यह कह देना कि छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम चुटकियों में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, ऐसा कहना थोड़ा सा हैरानी पैदा करता है। क्योंकि एक मजे हुए और जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उसके लिए थोड़ा सा हैरानी पैदा करता है। लेकिन इसमें एक सवाल और है कि कई लोगों का, बीजेपी के लोगों का कहना यह भी है कि डबल इंजन की सरकार, वो जहां भी जाते हैं और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और उस डबल इंजन की सरकार को के बारे में विस्तार से बात करते हुए अगर वो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अगर बीजेपी की सरकार होती है और केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, तो नक्सल समस्या पे प्रभावी तौर पर निपटने की कोशिश की जाएगी। यह अगर वो कहते तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि चुटकियों में हल कर देंगे। ये थोड़ा से सियासत, चुनाव नजदीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बात है, इस पर थोड़ा से सियासी जो पारा है वो बढ़ गया है। और जिस तरीके से अमित शाह जी का ये बयान है थोड़ा सा हैरान पैदा करता है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सुशांत शुक्ला जी, बहुत अहम हो जाती है ये बात कि जब इससे पहले डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में बनती है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार होती है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नक्सलवाद पर आप लोग लगाम नहीं लगा पाए। लेकिन अब ये कह पाना कि अब हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार जब दोबारा बनेगी तो हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तब क्या वजह थी, तब क्यों नहीं फेंक पाए? देखिए सर, दो चीजें समझने की आवश्यकता है कि बस्तर जैसे सुदूर अंचल में भौगोलिक दृष्टि के आधार पर जब विकास की अवधारणा जन जन तक पहुंचती है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी शिथिल थी, क्योंकि क्षेत्र भौगोलिक तौर पर आपके सहयोगी लिए। परंतु मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब मेरे साथी मित्रों ने नहीं किया कि जब देश में वामपंथी हिंसा और उनके प्रभावित क्षेत्र कम हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में एक जिला मुंगेली क्यों बढ़ेगा? मेरे मित्र इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि जिस झीरम घाटी में कांग्रेस की अंतिम पंक्ति के ऊपर वामपंथी हिंसा हुई और उसमें उस बेचारे हमारे वरिष्ठ नेता शहीद हुए, उन नेताओं में जो सबसे बड़ा गवाह था, जिससे पूछताछ होनी थी, प्रवासी लखमा जी, उसको इस सरकार ने मंत्री बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज इनकी सरकार है झीरम घाटी जैसे विभत्स कांड की जांच ये क्यों आज तक पूर्ति नहीं कर पाए? तो नक्सलियों को वैचारिक संरक्षण और अर्बन नक्सलियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस आज छाती पीट के रोना जानती है, उन्मूलन का कोई काम नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरे प्रदेश अपने आर्थिक आपातकाल के क्षेत्र में विकास कार्य शून्य हो गए। केंद्र की राशियों पर ही सिर्फ विकास कार्य सिमट के रह गए और स्थिति तो सबसे बदतर हो जाती है साहब जब राज्य सरकार राज्यांश मिलाने को तैयार नहीं और इनका मंत्री खुले रूप से कहता है कि हमारी औकात नहीं है 5,000 करोड़ रुपए या 6,000 करोड़ रुपए देने की। मैं आपके चैनल पर एक विषय आया, टीएस सिंहदेव जी ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं टीएस सिंहदेव जी से और मेरे साथी प्रवक्ता अनिल चौहान जी कि वित्त डाटा दस्तावेजों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि केंद्र सरकार ने इनकी कौन कौन सी राशि किन किन कारणों से रुकी है कि नहीं रुकी, ये भी तो स्पष्ट करें। आरोप लगाना आसान है,
ये तकनीकी तौर पर ये पूर्ति दस्तावेजों की कर नहीं पा रहे, क्रियान्वयन पूर्ण होने का सर्टिफिकेट ये जारी कर नहीं पा रहे, और केंद्र सरकार के ऊपर मत्था लगाते हैं कि पैसे रोक के रखे हुए हैं। वैचारिक तौर पर यह सरकार पंगु है। सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई में नेतृत्व की कमी झेल रहा है यह प्रदेश। आखिर नक्सलवाद को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं। ठीक है अनिल सिंह जी, कागजात आपके पास है नहीं है, क्रियान्वयन हो नहीं पा रहा है, और आप यहाँ पर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार की तरफ से राशि रोकी गई है और वो अभी तक आवंटित नहीं की गई है। भाई ब्यौरा देंगे, जब वहां पर रिकॉर्ड सौंपेंगे तब तो वहां से राशि आवंटित होगी। राजेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक विशेष विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री और देश का केंद्रीय गृह मंत्री ये बयान दे संघीय व्यवस्था में कि यहाँ राज्य में जब भाजपा की सरकार बन जाएगी तो हम चुटकी में व्यवस्था बदल देंगे, नक्सल उन्मूलन कर देंगे, ये इनके मानसिक दिवालियेपन को बताता है। शासकीय कार्यक्रम में इस तरह का बयान देना, शासकीय कार्यक्रम में, औपचारिक कार्यक्रम में, राजनीतिक मंच नहीं था वो उस मंच में जो बयान दे रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि इन्होंने हर कार्रवाई संघीय व्यवस्था में जो गैर शासित भाजपा शासित राज्य है उनमें सब में जहां भी भाजपा का उन्होंने हमेशा सौतेला और दुगला व्यवहार किया। राज्य की जीएसटी का पैसा जो 20,000 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ 2018 से अभी तक का अमाउंट आपको बता रहा हूं, इसको मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार ने रोक के रखा है। उसको लेकर इनकी कोई सोच नहीं है, इनके सांसद कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ये जो एनआईए का कार्यालय ये खोल रहे हैं सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए खोल रहे हैं, ना इनको नक्सल उन्मूलन से मतलब है, ना इस एनआईए कार्यालय का राजनीतिक से मतलब है। एक भी राष्ट्रहित में छापा आप नहीं पाएंगे, सीबीआई, एनआईए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बना दिए गए। इनका सिर्फ एक काम है। और रही बात श्वेत पत्र की, एक बात और राजेश को मुझे आपको बताना चाहूंगा मैं, ये फंड जो कोविड के नाम पर लिया गया उस पर तो ये श्वेत पत्र जारी नहीं कर पाए। व्यक्तिगत पीएम ने जो चंदा वसूली की कोविड के नाम पर, आपकी तरफ से उन पैसों का क्या किया उसका ये बता नहीं पा रहे। राज्य सरकार के आंकड़े तो बहुत स्पष्ट हैं। विधानसभा में जब भी कोई विधायक उसका कोई ब्यौरा चाहता है तो ब्यौरा देना पड़ेगा। वो तो एक राज्य सरकार के आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, उस पर श्वेत पत्र की आवश्यकता नहीं है। राजेश जी, विधानसभा में हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी जी क्यों मौन हो जाते हैं जब बेरोजगारी पर केंद्र की एजेंसी आंकड़ा जारी करती है? वो चुनौती दे रहे हैं अनिल सिंह जी, कहाँ कहाँ काम रुके हैं आप बताएं, चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर शुक्ला जी। प्रदेश को, इन्होंने प्रदेश को कोई भी सुविधा जो प्रदेश का अधिकार था वो देने से हमेशा ही लाहवाला किया। इन्होंने चाहे धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे छत्तीसगढ़ियों के किसी भी अधिकार की बात हो, हर चीज को मोदी सरकार ने रोका। चाहे रासायनिक खाद का मुद्दा हो, मतलब हर मुद्दे पर इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। ये मोदी सरकार और अमित शाह सरकार ये हमेशा कांग्रेस को धर्म के नाम पर लड़कर अपनी राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर, रोजगार। चलिए मैं आप दोनों को ठीक अखिल पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे। अखिल पांडे जी, आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है, केंद्रीय एजेंसी है, गृह मंत्री अमित शाह के पास है, और सबसे बड़ी बात यह, अगर वाकई नक्सलवाद विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई क्या फॉर्मूला है गृह मंत्री अमित शाह के पास इससे निपटने के लिए? देखिए, वास्तव में इसमें नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह जी ने 2 जगह बयान दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक आईए दफ्तर के उद्घाटन में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद थे उसमें भी उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सल समस्या पर लड़ रही है। लेकिन उन्होंने बीजेपी दफ्तर में जब इसी बात को चुटकियों में नक्सल समस्या खत्म करने की बात कही, ऐसे स्थिति में जब छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की बनती है, तो वह मंच जो है कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों को पार्टी मंच से संबोधित करने का था। तो एक प्रकार से वही जुमला वाली बात हो जाती है। लेकिन सरकार में एक गृह मंत्री का जो रुतबा होता है या जो उनकी जो मानसिक जो गठन होती है वो एक अलग किस्म की होती है। वो डायरेक्ट बात करते हैं। गृह मंत्री और वो भी अमित शाह का जो दबदबा वैसे भी माना जाता है, चाणक्य कहा जाता है। उसके बाद जो है जिस तरीके से न केवल नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है बल्कि महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। तो यहाँ पे यह भी सवाल खड़ा होता है
और कश्मीर में भी वो अब तक क्या कर पाए हैं। हालांकि पहले से काफी अच्छी स्थिति कश्मीर में है, उसके बावजूद जो समस्या है अभी उसका समाधान नहीं हो पाया है, यह भी उन्हें याद रखना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो यह कहना कि 15 साल से रमन जी की भी सरकार थी, तो अगर डबल इंजन की सरकार हो, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में जाके बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो डबल स्पीड में विकास होंगे और भी सारी समस्याओं का उन्मूलन होगा, ये बोलते हैं। तो इस बात से भी ये सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या नक्सली समस्या का उन्मूलन हो गया, जबकि उनका लगभग 2-3 महीना हो गया महाराष्ट्र की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है, गठबंधन की सरकार, तो उन्होंने वहां जाके क्या इनिशिएटिव लिया यह भी देखा जाना चाहिए। इस प्रकार से यह एक नक्सल समस्या जो है एक राजनीति से जोड़ते हुए जिस तरीके से फायदे की जो स्थिति सियासत फायदे की जो है वह देखा जाना गंभीर बात है, खास करके छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यह बड़ा ही गंभीर मामला है। यह आदिवासियों के से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसको गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। निश्चित तौर पर गंभीरता से बात को लेना चाहिए और मामला विषय बहुत ही गंभीर हो जाता है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का मुद्दा जो है वो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और जिसको लेकर सरकारें हमेशा सख्त रही हैं और ये दावे करती रही कि हमने इस पर लगाम लगाई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं और NIA कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, लेकिन दौरे के बाद जिस तरह की सियासत निकलकर सामने आती है वो एक अलग ही रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी 2 वजह बहुत अहम हो जाती हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा भी जो है वो क्या नक्सलवाद ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों में बने रहने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ।